चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जब सब थे तो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था कि करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वो कंडक्टर उसको रेजिस्टेंस देगा, यानी कि रोकने की कोशिश करेगा, और उसको बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो चार्ज वर्क कर रहे हैं वही वर्क हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे ही हम हीट एनर्जी बोल रहे थे। समझ रहे क्या? जूल्स हीटिंग इफेक्ट नाम दिया था हमने, और उसका फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये कैसे आया था फॉर्मूला? फॉर्मूला का डेरिवेशन भी कई बार आया है। तो फॉर्मूला कहां से आएगा? तो अपन क्या बोले कि वर्क डन करना पड़ेगा और यही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल, बस दो ही लाइन है। वर्क करना पड़ेगा टू ओवरकम दी बैरियर रेजिस्टेंस, और यही वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। तो आपको बस वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? हमने वर्क डन कहां पढ़ा है? पोटेंशियल में। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू। बस यही हमारा फॉर्मूला है। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्यू की जगह आपने क्या कर दिया? I इंटू टी रख दिया। कहां से आया ये रिलेशन? I होता है Q बाय टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड को करंट बोलते हैं। तो अपन ने इस Q को I इंटू टी से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा हो गया वर्क का फॉर्मूला, और यही वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी जगह H लिख देंगे। H फॉर हीट एनर्जी इज VIT। ये एक फॉर्मूला बन गया। फिर अपन को अगर फॉर्मूला V और I के टर्म्स में नहीं चाहिए, I और R के टर्म्स में चाहिए, तो आप ओम्स लॉ से V की जगह IR पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I स्क्वायर R इंटू टी। यह हमारा दूसरा फॉर्मूला हीट एनर्जी का। फिर आप बोलोगे नहीं सर, एक बार VI का बना, एक बार IR का बना, एक बार VR का ही बनाएंगे, हो सकता है ना उसमें फॉर्मूला। तो आप इस I की जगह V बाय R पुट कर दो, तब ओम्स लॉ से आया I इज इक्वल टू V बाय R। यहां पुट करिए तो H इज इक्वल टू यहां आ जाएगा V स्क्वायर बाय R स्क्वायर आएगा। दिख रहा है V स्क्वायर बाय R स्क्वायर सबको? एक एक आर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल किए, क्या बचा? V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले हो सकते हैं। तीनों के तीनों फॉर्मूले किसके हैं? हीट एनर्जी के। तीनों में से कोई भी अपन एक यूज करके हीट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके क्वेश्चन में क्या चीजें दी हुई है। अगर V और I दिया है तो आप पहला फॉर्मूला यूज करो, I और R दिया तो दूसरा, V और R दिया तो तीसरा फॉर्मूला यूज करके हीट एनर्जी निकाल लो। एम आई क्लियर? एक आध क्वेश्चन भी हमने इसका किया था। ये कुछ एप्लीकेशन देखे थे कि कहां कहां हम हीट एनर्जी को अप्लाई करते हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने एनर्जी, ये पावर के, एनर्जी के। ये वाला क्वेश्चन देखे थे, देखो एक बार, कि करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम फॉर 1 मिनट। तीनों चीजें दी हुई हैं। अब क्या क्या दिया है? I दिया है, R दिया है और T दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? I स्क्वायर आर टी वाला, यानी कि I और R वाला। दो फॉर्मूले और हैं, VIT भी हमारा फॉर्मूला है, V स्क्वायर बाय R इंटू टी भी हमारा फॉर्मूला है, और I स्क्वायर R इंटू टी भी हमारा फॉर्मूला है। बट इस क्वेश्चन में सबसे फिट कौन सा बैठ रहा है? थर्ड वाला, क्योंकि क्वेश्चन में हमें I और R गिवन है। बस टाइम को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करें ना, बिकॉज बाकी सारी ऐसा यूनिट्स है। टाइम की ऐसा यूनिट मिनट नहीं होती है, क्या होती है? सेकेंड्स। तो आप इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, आपको हीट एनर्जी मिल जाएगी। इतनी हीट एनर्जी बनेगी उस रजिस्टर में जब 1 एम्पियर का करंट 1 मिनट तक फ्लो करेगा, तो इतना हीट हो जाएगा वो वाला कंडक्टर। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो। हीट एनर्जी के बाद अपन एक और बात किए थे, पावर की। पावर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर था एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, या रेट ऑफ एनर्जी बोल लो। तो एनर्जी अपॉन टाइम हमारा क्या होता है? पावर। मतलब पावर का मतलब बेसिकली टाइम से रिलेटेड है, कि कोई भी एक काम को जल्दी कर रहा है, इसका मतलब उसके पास पावर ज्यादा है। कोई अगर वही काम को थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है, यानी कि इसका पावर थोड़ा कम है। मतलब काम तो दोनों कर रहे हैं, बट एक को थोड़ा कम टाइम लग रहा है, एक को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कम टाइम वाले का पावर ज्यादा होगा। इसलिए पावर देखो, टाइम देखो यहाँ पे नीचे डिवाइड में आया है, क्योंकि कम टाइम तो पावर ज्यादा, ज्यादा टाइम तो पावर कम, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि जूल्स पर सेकेंड। एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। टाइम का यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं अपन? वॉट। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। वॉट मतलब WATT। मैं पूछ नहीं रहा हूं कि पावर का यूनिट क्या है। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट वॉट है। समझ गए क्या क्या हो गया? ठीक है, तो वॉट एक यूनिट हुआ, इससे हायर यूनिट हो जाएगा किलोवाट, है ना। किलोवाट भी हमारे पावर का यूनिट होता है। और कुछ मशीनें होती हैं वो, उनका पावर बहुत ज्यादा होता है,
तो उनके पावर्स को अपन हॉर्स पावर में दिखाते हैं, है ना, हॉर्स पावर बोलते हैं एचपी, हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट, एक किलोवाट का मतलब है 1000 किलोवाट, 1000 वॉट, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पावर का डेफिनेशन हो गया, यूनिट हो गया। यहां अपन ने वॉट को डिफाइन किया कि एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज सेड टू बी ऑफ पावर 1 वॉट। हम एक अप्लायंस को 1 वॉट का तब बोलेंगे जब इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। हमने इससे निकाला पावर का डेफिनेशन। देखो जैसे एनर्जी के 3 फॉर्मूले है ना, वैसे पावर के भी 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। क्या था एनर्जी के 3 फॉर्मूला? एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तब में पावर में आपको क्या करना है, एनर्जी को डिवाइड करना है टाइम से, तो सब में आप टी से डिवाइड कर दो तो आपको पावर के फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ, वी इंटू आई। सेकेंड फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, अरे बस टी हटाना है, आप अगर इसको टी से डिवाइड कर दो टी टी कैंसिल, यहां भी टी टी कैंसिल, यहां भी टी टी कैंसिल, क्या बचेगा, थर्ड फॉर्मूला वी स्क्वायर। तो पावर के भी ये 3 फॉर्मूले हो जाएंगे, वी आई, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर वाला पीछे लिखा है क्या, हाँ ये आई स्क्वायर आर, वी इंटू आई, वी स्क्वायर बाय आर। तो जैसे एनर्जी के 3 फॉर्मूले थे वैसे ही पावर के भी 3 फॉर्मूले हैं। समझ रहे हैं? अगेन किसको कब यूज करना आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। वी और आई दिया है तो फिर ये यूज करेंगे, आई और आर दिया है तो आई स्क्वायर आर वाला यूज करेंगे, और वी और आर दिया है तो वी स्क्वायर बाय आर वाला यूज करेंगे पावर निकालने के लिए। हर का यूनिट क्या रहेगा, वॉट, यूनिट विल बी वॉट, ठीक है। ये हमें स्टार्ट करना है कि एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है ना। कमर्शियल यूनिट का मतलब सारे समझते हैं। एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। बट कमर्शियली जो हम एनर्जी यूज करते हैं, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं घरों में, इसको चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, एसी चलाने के लिए, है ना, टीवी चलाने के लिए, मॉनिटर चलाने के लिए, सीपीयू चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम क्या एनर्जी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको मेजर करने के लिए वॉट ना काफी छोटा यूनिट, सॉरी जूल काफी छोटा यूनिट हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो हमें एक बड़ा यूनिट चाहिए। एम आई क्लियर? अब देखो यहां पर हमने क्या बोला कि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इंटू टाइम। तो पावर अगर मैं किलोवाट में लूं और टाइम को अगर मैं आर में लूं तो ये भी एक एनर्जी का यूनिट बन जाएगा ना। क्या किया मैंने, पावर को किलोवाट में लिया और टाइम को आवर्स में लिया, तो किलोवाट आर भी एक एनर्जी का यूनिट होता है, और इसी को हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। हमारे घरों में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए अपन ये वाला यूनिट यूज करते हैं। मतलब जो आपके घरों में आते हैं बिजली बिल देते हैं ना, वो आते हैं आपका मीटर रीडिंग चेक करते हैं, वो देखते हैं कि पिछले महीने का रीडिंग ये था, इस महीने का रीडिंग ये है, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा इस महीने में आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया है। वो यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है समझना, कोई ऐसा डिवाइस, अगर आपने 1 किलोवाट का कोई डिवाइस लिया है, 1 किलोवाट का कोई डिवाइस है, उसको अगर आप 1 घंटे तक चला रहे हो तो वो जो एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है ना, वही है 1 किलोवाट आवर। उसने 1 घंटे में 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर ली है। अब सीएससी भी आपको इसी के ऊपर बिजली बिल देता है कि अगर आपने महीने भर में 200 यूनिट यूज करी या 500 यूनिट यूज करी तो उनका एक अमाउंट है कि पर यूनिट 4 रुपए, 5 रुपए या 6 रुपए आपको वो चार्ज करेंगे। तो लेट्स से अगर आपने एक महीने में 600 यूनिट यूज करी है और एक यूनिट का प्राइस 5 रुपए है, तो 600 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका बिल, 3000 का बिल आएगा आपका। आता है ना, अभी तो एसी एसी सब चल रहे हैं, तो आपको एसी के अलग, एसी का ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा, एनर्जी ज्यादा ले रहा है एसी, और आप उसको काफी देर तक चला भी रहे हो, तो जितना घंटे तक चलाएंगे अपन उसको, उतना वो एनर्जी कंज्यूम करता रहेगा, आपका जो मीटर है वो उतना यूनिट आगे बढ़ता रहेगा। एम आई क्लियर? तो ऐसे आपके घरों में कितने डिवाइसेस है, सबके पावर उस डिवाइसेस में लिखे रहते हैं। जैसे ये एसी है तो यहाँ पे भी इसका पावर लिखा हुआ है कि ये आपका 4800 वॉट का है। 4800 वॉट यानी कि कितना किलोवाट हुआ, 4800 वॉट बोल रहा हूं, मतलब कितना किलोवाट हुआ, डिवाइड बाय 1000, डिवाइडेड बाय, अरे किलो है ना, किलो मतलब 1000 आएगा, डिवाइडेड बाय 1000 कितना आया,
4.8 किलोवाट, ये हमारे एसी का क्या है, पावर है। अब हम इसको चला रहे हैं 4 बजे से 8 बजे तक। कोचिंग में अभी इस रूम की बात कर लेते हैं, तो कितने घंटे चला, 4 घंटे, तो इंटू 4 कर दूंगा, 4 आवर्स। तो मैंने कितना यूनिट कंज्यूम कर लिया उस दिन, जल्दी बताओ कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 32 का 2 कैरी बचा 3, 16 3 19, 19.2 यूनिट्स मैंने एक ही दिन में यूज कर दिए। ऐसे 30 दिन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, एक रफ आइडिया ले लेते हैं। फिर आप बोलोगे संडे थोड़ा चलता है, हम कभी नहीं आते हो, चलता है कभी कभी, आप बंद भी कर देते हो, इतना नहीं ले रहे अपन, है ना, रफ आइडिया देख रहे हैं, तो इंटू 30 ले लेते हैं, समझ रहे हैं क्या, कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 7 27 का 7 कैरी 2, 3 1 3 प्लस 2 5, एक जीरो लगा देंगे, और ये 576 यूनिट एक महीने में। ठीक है, अभी मैंने क्या रेट बताया था, 5 रुपए। 5 रुपए तो डोमेस्टिक का है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, है ना। जैसे आप लोग घर में रहते हैं, मैं घर में रहता हूं, तो हमारा 5 रुपए है, क्योंकि हम घर में रह करके पैसा नहीं कमा रहे हैं। घर में रह के पैसा तो कौन कमाता है, रहने से पैसा मिलता है क्या, घर में रहने से, कि घर में रहोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा तो ना होगा। हाँ, घर में अगर कुछ आप बिजनेस कर रहे हो छोटा मोटा, बाहर एक बोर्ड लगा दिया आपने कि ये यहाँ केक मिलते हैं ऑर्डर पे, और अंदर आप ओवन ओवन लगा दिए मस्त, है ना। बाहर या आप मान लो आपने बोर्ड लगाया ही नहीं, अंदर बढ़िया एकदम बड़ा सा ओवन ले लिए कमर्शियल वाला, और बनाए जा रहे हैं केक, और बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। जैसे अब ये इस पूरी बिल्डिंग की बात करूं मैं, तो ये इस बिल्डिंग में पूरा कमर्शियल कनेक्शन है। कमर्शियल मतलब इस बिल्डिंग में जो भी लोग दुकानें या चीज जगह किराए पे ले रहे हैं, उस जगह पे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी मजे के लिए तो नहीं कर रहे होंगे बिजनेस, पैसा कमाने के लिए कर रहे होंगे। मतलब आप सीएसीबी की इलेक्ट्रिसिटी से पैसा कमा रहे हो, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सीएसीबी को बुरा लगेगा कि इसको डोमेस्टिक में कैसे दे दें, आप तो पैसा कमा रहे हो ना उनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके। सोचो ये नहीं होता है, लेकिन आज क्लास हो पाती क्या, आज क्लास हो पा रही तब तो आप लोग पैसा दे रहे हो मेरे को, ये तो देते क्या। तो मतलब अल्टीमेटली हम कमा रहे हैं। कमर्शियल का मतलब क्या हो रहा है, हम उनके इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो कमर्शियल का रेट अलग होता है, 1 या 2 रुपए पर यूनिट ज्यादा होता है। मतलब डोमेस्टिक अगर 5 रुपए है, तो कमर्शियल का रेट से हो सकता है 7 रुपए होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हैं क्या। तो लगभग 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 3,500 रुपए तो सिर्फ इस एसी का बिल है। ऐसे उस रूम में एसी है, उस रूम में एसी है, ऑफिस में एसी है, समझ रहे हैं। और अपन तो एक रफ आइडिया लिए जस्ट, और ये 7 रुपीज भी रफ है, हो सकता है 5.5 6 रुपए हो, बट ऐसे निकाला जाता है, समझ रहे हैं क्या। अब ऐसे आपके घर में कितने, वैसे फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, इनका भी तो पावर है, भले कम पावर वाले हैं। जैसे आपका लाइट 25 वाट का होगा, है ना, तो 25 वाट का हो तो कितना किलोवाट हो गया, 25 डिवाइड बाय 1000, यानी कि 0.025 किलोवाट। ये तो बहुत देर तक चलती है, मान लो दिन भर चल रही है, 12 घंटे पकड़ लिए, तो 12 घंटे 12 आवर्स, और ऐसा 30 दिन तक चल रही है, तो इतना आ जाएगा आपका टोटल यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 रुपए 5 रुपए जो भी यूनिट प्राइस है, एक लाइट का आपको बिल पता चल जाएगा, समझ गए क्या। अब ऐसे हम बैठ के तो कैलकुलेट करते नहीं रहेंगे, इसलिए वो मीटर लगा हुआ है। वो मीटर क्या करता है, आप जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हो, हर डिवाइस आपके मीटर से ही कनेक्टेड है ना, एवरी डिवाइस। मतलब आपके घर में ट्रांसफॉर्मर से एक वायर मीटर तक आता है, मीटर से वो आपके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वो अलग अलग स्विच बॉक्स में आता है, और स्विच बॉक्स में हम सॉकेट लगा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो मीटर को सब पता है कि आप कौन कौन सा डिवाइस कब कब चालू कर रहे हो, कब कब बंद कर रहे हो। अकॉर्डिंगली मीटर की रीडिंग उतने फास्टली या उतनी स्लोली बढ़ती है, और डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ 2 मंथ पता चल जाएगा कि उस मंथ का कंजम्पशन कितना है। अब समझिए, मीटर तो देखे होंगे ना आप लोग घर में, उसमें एक नंबर लिखा रहता है ना, वो आपकी रीडिंग होती है, वो हर महीने बढ़ती ही है, और अगले महीने आपका वो आदमी आकर के चेक करेगा, एंड डिफरेंस इन रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देगा यूनिट अमाउंट से, और आपको बिजली बिल देकर के चला जाएगा, समझ रहे हैं क्या। तो यही है वो 1 यूनिट, जिसको अपन अभी यूनिट यूनिट बात बोला कि हमने इतना यूनिट कंज्यूम कर लिया, तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। तो वो लोग किलोवाट आवर नहीं बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, दे कॉल इट एज यूनिट, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हुआ, 1 किलोवाट मतलब क्या हुआ, 1000 वाट, और 1 आवर मतलब इतने सेकेंड्स होते हैं। हम इसको जूल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब हम जूल को क्यों नहीं यूज कर लिए इसके लिए,
हम क्यों किलोवाट आवर यूज कर रहे हैं? क्योंकि किलोवाट आवर थोड़ी बड़ी यूनिट है। 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपका अगर मैं बोलूं कि 100 वाट का बल्ब है, तो वो 100 वाट का बल्ब ही 100 जूल पर सेकेंड। 100 वाट का मतलब क्या होगा? वाट मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो वो 100 वाट का बल्ब ही 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है। एम आई क्लियर? तो ऐसे सोचिए, बड़े बड़े डिवाइसेस की तो एनर्जी कंजम्पशन और ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट जूल्स। पर हाँ, जूल का आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स। कैसे निकाला हमने? किलोवाट को वॉट में चेंज कर दिया, आवर्स को सेकेंड में चेंज कर दिया। अब देखो, हमें पता है कि वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड होता है, तो वॉट इंटू सेकेंड को जूल बोल सकते हो ना? क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं वॉट इंटू सेकेंड को जूल। तो वही तो हमने यहां पे किया, वॉट इंटू सेकेंड को जूल बोल दिया, एंड 3.6 इंटू 10⁶ आपका ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। 36 फिर 2 जीरो और 3 जीरो, 3650 जीरो होगा। ऐसा होता है यहां पर 36 और 5 जीरो होते हैं ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अपन ने डेसिमल लगा दिया एक डिजिट के बाद, और बाकी सारे अपन ने क्या ले लिए? पावर्स में ले लिए। 6 10⁶ और यूनिट क्या हो गई? जूल। तो ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। आता ही है ना एक दो नंबर में कि कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जूल्स। तो आपको किलोवाट की जगह वॉट करना है, आर की जगह सेकेंड्स करना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वॉट इंटू सेकेंड का मतलब जूल होता है, वॉट इंटू सेकेंड का मतलब क्या होता है? जूल। और ये नंबर आ गया हमारा 3.6 इंटू 10⁶। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये हमारा पावर, ये एनर्जी हो गया कमर्शियल। तो यहां पे ना किलोवाट देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो पावर का यूनिट है। सर आपने तो कहा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, है ना? तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो किलोवाट लिखा, तो ये तो पावर का। आप ये भी तो देखो कि उसके बाद टाइम भी मल्टीप्लाइड है। उसके बाद क्या मल्टीप्लाइड है? टाइम। तो हमें पता है पावर तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, पावर इंटू टाइम तो एनर्जी होती है। पावर इंटू टाइम क्या होती है? एनर्जी। अपन यहां वही तो कर रहे हैं, पावर इंटू टाइम इज एनर्जी। इसलिए किलोवाट देख करके एज्यूम मत कर लेना कि ये यूनिट पावर का है। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, वो भी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसको यूज करते हैं हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कैलकुलेट करने में। ठीक है, एक ये टॉपिक और है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एक रेटिंग होती है। कोई भी आप अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस परचेस करते हो, जैसे यहाँ पे जो पर्ची लगी है ना, उसमें पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है कि इतने किलो इतने वोल्ट में उसको चलाना पड़ेगा, तब वो इतना पावर कंज्यूम करेगा। इसमें एक्चुअली दो तीन चीजें लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है 100% 4800 वॉट होता है, 58% 2400 वॉट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इसको 240, आपके घरों में जो मेन सप्लाई आती है वो 240 220 वोल्ट की होती है। आपके जितने भी डिवाइसेस हैं, इससे जो भी सप्लाई आ रही है वो कितने वोल्ट की होती है? 220 से 240 वोल्ट की इसकी सप्लाई होती है। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर उतनी सप्लाई पूरी इसको मिल रही है, तो अपना ये फुल पावर से चलेगा 4800 वॉट से। पर जहां इसको सप्लाई थोड़ी सी कम मिलेगी, इसका पावर कंजम्पशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। बोलते हैं ना लो वोल्टेज हो गया तो उतना तेजी से नहीं चलता हमारा फैन भी, फैन की स्पीड भी कम हो जाती है, उसका पावर थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि उसको उतना एनर्जी मिल नहीं रहा है। तो दो चीजें लिखी रहती है हमारे डिवाइसेस में, एक होता है उसका पावर रेटिंग और एक होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस में अपने इस डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो वो इतना पावर का बिहेव करेगा। ये दो चीजें लिखी रहती हैं, वॉट एंड वोल्ट। ये किसमें होगा? वॉट में। और ये किसमें होगा? वोल्ट में। तो ये दो रीडिंग आपको हमेशा मिलेगी, और इन दो रीडिंग से आप क्या निकाल सकते हो? उस पर्टिकुलर डिवाइस का रेजिस्टेंस। उस पर्टिकुलर डिवाइस का क्या निकाल सकते हैं? देखिए हर डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है, हमारी बॉडी का भी रेजिस्टेंस है, तो आप उस डिवाइस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। प्लस आप ये भी निकाल सकते हो कि वो डिवाइस कितना करंट ले रहा है, उस डिवाइस को कितने करंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इन एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मेंशन्ड। दो फिजिकल क्वांटिटीज उसमें लिखी होती हैं, एक होता है उसका पावर, दूसरा होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। और आप इससे उनका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और उनके अंदर कितना करंट फ्लो होगा ये निकाल सकते हैं। कैसे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है।
देखो ये तो हमारे डेटा दिया हुआ है ना, ये तो उस पन्नी में लिखा हुआ है डिवाइस के ऊपर जो चिपकी हुई है, तो ये दो तो आपको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेटेड। रेटेड मतलब ये उसकी रेटिंग है, जो वहां लिखी है उसको क्या बोलते हैं अपन, रेटिंग। कि ये उसकी रेटिंग, आपने देखा होगा ना कि फ्रिज भी लेते तो उसमें ऐसा 3 स्टार, ये इसमें भी बोलते हैं ना 3 स्टार रेटिंग है इसकी, 4 स्टार रेटिंग है इसकी। हाँ, हाँ ये ऐसे लिखा ना, ये 3 स्टार रेटिंग है इसकी, ये इसकी पर्ची दिख रही है वाली आपको, यहाँ ये सब लिखा हुआ है, वोल्ट कॉमा वाट, कितने वॉट का है ये, जब इतने वोल्ट में इसको अपन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो रेटिंग होती है। तो पी रेटेड आपको पता रहेगा, डिवाइस के ऊपर लिखा रहेगा। वी रेटेड भी आपको पता रहेगा। आपको क्या निकालना है, आर। हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू, सॉरी, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो ये दोनों आपको डिवाइस पे लिखा मिल जाएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, आर पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस एसी का रेजिस्टेंस कितना है। एम आई क्लियर? और करंट भी निकाल सकते हो। करंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, खत्म। पी और वी तो आपके डिवाइस में लिखा हुआ है, आई निकल जाएगा। एक एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है कि एक बल्ब है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 60 वॉट कॉमा 220 वोल्ट। एम आई क्लियर? इसका मतलब अगर आपने उस बल्ब को 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया, 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया मतलब क्या है, ये रहा आपका 220 वोल्ट और ये रहा बल्ब, ये रहा आपका 220 वोल्ट सप्लाई। तो इसका पावर कितना होगा, 60 वॉट। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब इसका उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना, तो क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। दिखा आपको ये? अरे समझ में आ रहा क्या लिखा है, 220 का स्क्वायर अपॉन 60। क्लियर है ये? डिवाइड करेंगे, कितना आया, 806.67 ओम का वो बल्ब है, यानी वो बल्ब का रेजिस्टेंस है 806.67 ओम। एम आई क्लियर? ठीक है, आप उसमें करंट भी निकाल सकते हो, वही P इज इक्वल टू वी इंटू आई। पी और वी दिया, इसलिए मैंने फॉर्मूला पी और वी वाला यूज किया है। पावर के तो और भी फॉर्मूले थे हमारे पास, हमारे पास पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी था, हमारे पास पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई भी था। तो वी इंटू आई से अपन आई निकाल रहे हैं, और वी स्क्वायर बाय आर से अपन आर निकाल रहे हैं। ये वाला अभी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि निकालना क्या था, आर, गिवन क्या था, पी और वी, निकालना क्या था, आई, गिवन क्या था, पी और वी। इसलिए मैंने इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके आई और आर निकाला। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो ये दो टॉपिक नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। कौन सा टॉपिक, ये कमर्शियल यूनिट लिख लीजिएगा, कमर्शियल यूनिट लिखे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जल्दी इसको लिखो पहले, किलोवाट वाला इसको लिखते हैं, और इसके बाद जो पावर रेटिंग वाला है उसको लिखते हैं रेटिंग। ये मैंने साइड में लिखा है कि आपको लगेगा सर ये वॉट और सेकंड के बाद अचानक से यहाँ पे जूल कैसे आ गया, सुन रहे हो, वॉट और सेकंड था, यहाँ अचानक से जूल कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने साइड में लिखा है कि वॉट का मतलब जूल पर सेकंड होता है, तो जूल का मतलब वॉट इंटू सेकंड हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे वॉट इंटू सेकंड को जूल से रिप्लेस कर दिया है। और ये भी एक एग्जांपल है, इसको छोड़ देना, इसको मत लिखना है ना, डोंट राइट दिस। इसका एक नाम और है, BOTU, बोटू, है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, किलोवाट आवर्स।
हो गया। ये रिलेशनशिप याद रखेंगे ना, किलोवाट आवर और जूल की। बोलो आगे। ये लिख लो, रेटिंग। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग उसके पावर और वोल्टेज से बताते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। डन। करंट भी निकाल लो। मतलब इन दो चीज से आप अपने घर में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं ना, उन सबका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, और वो डिवाइस कितना करंट ले रहा है सर्किट से, ये निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी रखें, निकालो। डन। देखो पहला क्वेश्चन कहां पर है बुक में। लास्ट बेंच में है कि नहीं बुक? एक दो, इधर, इधर भी दो है। एक इन लोगों को पास करो तो ये इधर एक आगे, और उधर है, उधर एक दो इधर। अच्छा इनके पास तो है, इधर से ले लो। आप लोग ले लो उधर से। चलो पहला क्वेश्चन पढ़े। इंडेक्स क्वेश्चन, पेज नंबर 172 इन न्यू बुक, और 200 ओल्ड बुक में क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है?
व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक पाथ था ना जिसमें करंट फ्लो होगा, पर वो पाथ कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। अगर वो पाथ कहीं से भी खुला हुआ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? स्विच। एक स्विच से हम एक सर्किट को क्लोज यानी कि क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। क्लोज मतलब कंप्लीट करना सर्किट को, और ओपन मतलब इनकम्प्लीट सर्किट। सर्किट कहीं ना कहीं से ओपन है जिसके कारण करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर आप बल्ब जलाना चाह रहे हो तो बल्ब नहीं जलने वाला। तो इट इज एन कंडक्टिंग पाथ, वायर से बना होगा, कंडक्टिंग पाथ है थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, उसी पेज में सेकेंड क्वेश्चन देखो। डिफाइन द यूनिट ऑफ। अब देखो इसमें किसी का भी यूनिट का डिफाइन डेफिनेशन आ सकता है ना। आपको बोल सकता है कि वोल्ट डिफाइन करो, आपको बोल सकता है वॉट डिफाइन करो, है ना, आपको बोल सकता है ओम डिफाइन करो, आपको बोल सकता है एम्पियर डिफाइन करो। किसी भी यूनिट को हम डिफाइन कर सकते हैं। सुन रहे हो क्या? तो जैसे यहाँ पे एम्पियर बोला तो आप सबसे पहले करंट का फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है? क्यू में 1 कूलम रखना है और टाइम में 1 सेकेंड रखना है। यही हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए ये 1 1 रखने पे हमारा आंसर कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। अरे 1/1 इज 1। तो बस इसी को इंग्लिश में बोलना है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट एक वायर में 1 एम्पियर बोला जाएगा जब व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड। बस ऐसे ही अपन सब यूनिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। हमने लिखा भी है, सब यूनिट का डेफिनेशन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 1 कूलम 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। इसको देखो, ये क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन या कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। देखो अपन ने ये देखा था कि Q इज इक्वल्स टू एन ही होता है ना। Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, ये सबसे पहला फॉर्मूला अपन पढ़े इस चैप्टर में, कि Q का मतलब होता है टोटल चार्ज। बट ये चार्ज तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन को मिला करके बना हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही कम होता है। किसी को याद है क्या वैल्यू थी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की? 16 नहीं, हाँ 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जो कि बहुत ही कम है। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करते जाओ कि 1 कूलम बन जाए? 1 कूलम इसके सामने बहुत बड़ा नंबर है। 1 कूलम इसके सामने बहुत बड़ा नंबर है, समझ रहे हैं क्या? ये तो बहुत छोटा नंबर है, 0.1819 जीरो लगाओगे 16, उसके सामने 1 कूलम तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो 1 कूलम बनाने के लिए ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे आपको? तो आपको चाहिए 1 कूलम, आपको पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 to the power -19। डिवाइड कर दो तो एन का वैल्यू आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 to the power -19। इसको सॉल्व करोगे तो आता है 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तब जाकर दे विल कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ऐसे आपको कितने भी कूलम ऑफ चार्ज के लिए बोल सकता है, कि हो सकता है बोलेगा 3 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। 3 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो आपके पास टोटल चार्ज 3 कूलम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा फिक्स रहता है 1.6 इंटू 10 to the power -19। वो तो कभी चेंज नहीं होगा। आपके पास कितना चार्ज है ये बार बार चेंज हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस हिसाब से चार्ज आपका बार बार चेंज होगा, पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा फिक्स रहता है। क्लियर है ये? तो ये भी हमारे नोट्स में है ये वाला, कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6.25 इंटू 10 to the power 18, यहाँ पॉइंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, हाँ जल्दी नोट करो उसको। ये फर्स्ट पेज के तीनों क्वेश्चन है ना।
पेज नंबर जरूर लिखना ना, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, उसी पेज के तीनों क्वेश्चन है। उसी पेज में देखना एक एग्जाम्पल भी ऊपर दिया हुआ है 11.1, वो सॉल्व एग्जाम्पल है, जल्दी ये नोट डाउन करो। ये मत करना ना, ये यही चीज है बस। ये भी लिख रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा तो दिमाग लगा के लिखो, वही चीज लिखी हुई है ना वापस से। यहाँ मैंने थोड़ा कंसेप्ट से लगाया है, और ये अपन ने सीधा फॉर्मूला से लगा दिया, Q इज इक्वल्स टू एन। कंसेप्ट का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना कूलम होता है, तो एक कूलम का मतलब 1/दिस हो जाएगा, और वही हमने फॉर्मूला यूज किया, Q इज इक्वल्स टू एन, तो वो भी वही आएगा, देखो, है ना, आंसर वही आ रहा है लास्ट में। किसी भी एक चीज को नोट कर सकते हो, आइदर दिस और दैट। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े, जिनका हो गया ऊपर वाला एग्जांपल देखो ना, 11.1 एग्जांपल जो दिया हुआ है उसको रीड करो। सॉल्व एग्जांपल है, पर पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। आपने एक बल्ब को 10 मिनट तक जलाया, और उस दौरान उसने 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉ किया आपके सर्किट से। देखो, आपके पूरे घर के सर्किट में बहुत सारे डिवाइसेस लगे हैं ना, उसमें एक बल्ब भी है, बल्ब भी अपने हिस्से का करंट लेगा, उसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी। अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो बल्ब ने अपना करंट कितना लिया? 0.5 एम्पियर का, और कितने देर तक लिया? आपने 10 मिनट तक स्विच ऑन रखा, फिर आपने स्विच बंद कर दिया, तो इस दौरान कितना कूलम चार्ज ट्रेवल किया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दी सर्किट। तो देखो, हमारा करंट क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये दूसरा फॉर्मूला हमारा। पहला फॉर्मूला क्या था? क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। दूसरा फॉर्मूला एक्चुअली वी का था। क्या था वी का फॉर्मूला? डब्ल्यू बाय क्यू। और तीसरा फॉर्मूला आई का था क्यू बाय टी। अब क्वेश्चन में आपको करंट दिया है कितना? 0.5। चार्ज आपको निकालने बोला है, तो क्यू रहने देना। टाइम कितना दिया है? 600 सेकेंड्स। क्या दिया है? 10 मिनट्स नहीं पुट करेंगे यहाँ पे, क्या पुट करेंगे? 600 सेकेंड्स। टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करना ना भूलें, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 3000, और पॉइंट लगाएंगे तो 300 कूलम। 300 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 300 कूलम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? क्या है? अरे कितने इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूं, जवाब, जवाब दो। अभी निकाले ना एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैसे देखने के निकाले थे क्या? अरे एक डजन में 12 केले हैं, तो दो में कितने होंगे? तो एक कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, क्या माइनस? तो 300 में कितने होंगे? इंटू करोगे ना, अभी 2 डजन में क्या किया? 12 इंटू 2 किया कि नहीं? राजा 3 डजन होंगे तो क्या करोगे? कितने लेके आओगे केले? 36। तो बस 300 कूलम है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है ये? अरे एक कूलम का निकाले आप तो कितने का भी निकाल सकते हैं ना। समझ गए क्या वो एग्जांपल? चलो एक और एग्जांपल दिया, देखना 11.2। 11.2 पढ़ो, क्या बोल रहा है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। एक सर्किट है हमारा जिसके अक्रॉस ये 12 वोल्ट का सप्लाई लगा हुआ है। ये रहा इसका टू एंड, दिख रहा है आपको? ये कंडक्टर है जिसके टू एंड के बीच में हमने क्या लगा के रखा है? 12 वोल्ट की सप्लाई। और इसमें हमें चार्ज को क्या कराना है? फ्लो। चार्ज फ्लो करेगा, नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, पर उसको उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम इसी से तो ले रहे हैं। वो 12 वोल्ट की सप्लाई आप नहीं देते तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे जा पाते? क्या नहीं जा पाते? तो ये वर्क डन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ये वाला। 12 वोल्ट दिया हुआ है, वर्क डन निकालने बोला है, चार्ज कितना बोला है? 2 कूलम। कितना आएगा वर्क डन? 24 जूल। समझे क्या? तो आपको क्वेश्चन पढ़ के बस ये समझना है कि क्या क्या चीजें गिवन है और क्या निकालने बोल रहा है। साफ साफ तो लिखा है कि कैलकुलेट दी वर्क डन, तो डब्ल्यू निकालना है। कब? जब 2 कूलम के चार्ज को चार्ज दिया है क्यू, कहां दौड़ा रहे हैं? इन अ वायर
विच इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ये पोटेंशियल दिया हुआ है, तो V गिवन है आपको, Q गिवन है, W निकालना है। क्लियर है एग्जांपल? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ चलिए इंडेक्स क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। क्या होता है हमारा सेल? एक सेल ही है जो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक जगह पोटेंशियल कम, दूसरी जगह पोटेंशियल, तभी तो डिफरेंस होगा। अरे अगर दो लोग के पास सेम नंबर ऑफ चीजें हैं तो डिफरेंस कुछ है ही नहीं दोनों में। तो यहां पे क्या करना अपन को, एक बड़े से वायर में एक एंड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो और दूसरे एंड को पॉजिटिव से, आ गया दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है करंट को फ्लो कराने के लिए, किसी भी चीज को फ्लो कराने के लिए। अब इमेजिन करिए कि हम जब पढ़ते थे डिफ्यूजन, हम पढ़ते थे ऑस्मोसिस, ये सब में क्या होता है, फ्लो तो होता है ना। डिफ्यूजन में अपन गैसेस का फ्लो देखते थे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट का मूवमेंट देखते थे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, जहां पर अगर उन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया ना, तब सॉल्वेंट मूव ही नहीं करेगा एक जगह। आइसोटोनिक, याद है आइसोटोनिक? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता था कि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर जो बीकर का कंसंट्रेशन है वो सेम हो चुका है, तो ना सेल के अंदर पानी आएगा यानी कि ना एंडोऑस्मोसिस होगा, ना सेल के बाहर पानी होगा या एक्सोऑस्मोसिस होगा। नो ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। सेम हैपेंस विद करंट। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, यानी कि एक एंड में ज्यादा पोटेंशियल, दूसरे एंड में कम पोटेंशियल, तब तक करंट फ्लो। और ये करने का काम कौन करता है? हमारा सेल, हमारा बैटरी। एक तरफ पॉजिटिव, दूसरे तरफ, तो जिस वायर का एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है वो हमारा लो पोटेंशियल हो गया, और जो हमारा पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो हाई पोटेंशियल हो गया। मतलब यहां पे अपन कंसंट्रेशन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहे हैं, बस यही फर्क है। वरना हम अभी तक ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को डिफाइन करने के लिए हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बोलते थे, पर यहां करंट के लिए क्या बोलेंगे? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बस ये फर्क, वर्ड का फर्क आ गया, दैट्स इट। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, सेल या बैटरी। बस यही वन वर्ड है, सेल और बैटरी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, ये अगेन आपको 1 वोल्ट डिफाइन करने बोल दिया। इसके पहले अपन ने 1 एम्पियर डिफाइन किया था ना, यहाँ पर 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिखे थे ना। वैसे ही मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 1 वोल्ट की 1 वोल्ट का डेफिनेशन आ सकता है, 1 वॉट का डेफिनेशन आ सकता है, 1 ओम का डेफिनेशन आ सकता है। तो वैसे ही अब आपको बोल दिया है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? आप पहले फॉर्मुला लिखो वोल्ट का, W/Q, 1 जूल/1 कूलम, तब तो आएगा ना 1 वोल्ट। तो बस इसी को इंग्लिश में लिख दो कि इफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 जूल। अगर 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम चार्ज को ट्रैवल कराने के लिए अगर 1 जूल काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। समझ गए क्या? देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ऐसे हम किसी भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो उसी पेज का थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, फिर एक साथ लिखना तीनों को। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। एनर्जी और वर्क सेम होता है ना, एनर्जी एंड वर्क आर इंटरचेंजेबल। तो क्या बोल रहा है? 6 वोल्ट है, और ईच कूलम मतलब 1 कूलम। अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो हर 1 कूलम चार्ज को ट्रैवल करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा या कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही V इज इक्वल्स टू W/Q। क्या गिवन है हमें? 6 वोल्ट गिवन है। ये आपका 1 कूलम के लिए पूछा है आपसे, तो आप Q की जगह 1 कूलम डाल देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? 6 जूल। सिंपल। ठीक है, चलो नोट डाउन करो तीनों। इसके बाद बुक में देखोगे तो अगला टॉपिक हमारा वो इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स थे ना, ये हमने सिंबल्स भी देखे थे सारे।
किस सिंबल को के लिए क्या, मतलब हर चीज के लिए क्या एक सिंबल गिवन रहेगा, तो उसको भी यूज कर सकते हैं अपन। सिंबल्स करते ही हम सर्किट में, जब बनाते हैं तो सर्किट में हम सिंबल ही यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज का डायग्राम नहीं बनाते। हम सेल बनाना होगा तो ऐसे कोई पेंसिल सेल का डायग्राम नहीं बनाते रहेंगे हर बार, ठीक है, हम सीधा ऐसा बना देंगे। तो इसका मतलब यही होता है। तो जानबूझ के भी देखो, अब ये जो सिंबल का भी मीनिंग समझना, ये सिंबल भी अपने आप में एक मीनिंग शो कर रहा है कि दोनों की हाइट में डिफरेंस है, तभी फ्लो होगा, हो पाएगा। अगर दोनों की हाइट में डिफरेंस नहीं होता ना, तो फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बैटरी को ऐसे नहीं शो करते, या सेल को ऐसे शो नहीं करते, एक छोटा टर्मिनल एक बड़ा टर्मिनल। वरना ऐसा भी कर सकते थे, लाइन ही तो बनाना था, तो क्यों अनइक्वल लाइन बनाए हैं, ताकि वो उसका मीनिंग समझा पाए। समझ रहे हैं क्या, कि ये एक डिफरेंस जनरेट करता है। सेम हाइट का बना दोगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, बट यहाँ पे दोनों के पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। ये नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तभी उस सिंबल भी वैसा दिया गया है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट पेज देखो, कहां पे अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल में रुकना, हाँ 11.3 एग्जाम्पल, पेज नंबर 179 इन द न्यू बुक। एग्जाम्पल 11.3 सब आ गए उसमें। हाँ पढ़ो, क्वेश्चन 11.3 क्या बोल रहा है। हाउ मच कूलम विल इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम अ, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बल्ब है, कितने वोल्ट का है, 220 वोल्ट सप्लाई है, और इफ द रेजिस्टेंस इज 1200, तो आपका V दिया हुआ है 220 वोल्ट, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 1200 की 2200 है, 1200। 1200 ओम उस बल्ब का क्या है, रेजिस्टेंस है। ये दो चीज बोला है, 1200 ओम। ठीक है, तो पहला निकालने बोला है आपको हाउ मच करंट, तो आपका क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बाय आर, तो कितना हो जाएगा 220 अपॉन 1200, कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स में, ये आपका 60 टाइम्स है, 11 बाय 60 एम्पियर, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखो क्या है, उसी का सेकंड पार्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। सेम निकालेंगे, अभी भी करंट निकालना है आपको, उसका पोटेंशियल 220 है और उसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। तो कितना करंट ले रहा है देखो, वो 2.2 एम्पियर करंट। क्लियर है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है वो करंट ज्यादा ले रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा था उसने करंट कम लिया। ये 0 पॉइंट समथिंग आया, कितना है 0.18, 0.18। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहां पर है, पेज नंबर 181, 11.456। चलो यही देखते हैं आज, फिर एंड करते हैं। 456 भी देख लो जल्दी से, क्या है 11.4, 11.5, 11.6, एवरीवन देखेंगे। 11.4 क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। वी आपको दिया है कितना 60 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere, I is equals to 4 ampere, okay, from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120। देखिए यही है रीडिंग का मतलब, कि रेटिंग उसकी कितनी है और वो वोल्टेज कितने में लगा हुआ है। मान लो उसकी रेटिंग 120 वोल्ट की होगी, पर आपने उसको कितने में लगा दिया 60 पे, तो 60 पे वो अपना फुल कैपेसिटी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आपने सप्लाई उतनी दी नहीं जितनी उसको चाहिए थी। आपने कितने में कनेक्ट किया उसको, तो वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमने वोल्टेज को 120 कर दिया तो करंट कितना ड्रॉ करेगा। तो ये मत सोचना कि सर वोल्टेज को डबल कर दिए तो करंट भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तभी तो अपन बोलते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, नो डाउट। अगर आपने पोटेंशियल बढ़ाया है तो करंट बढ़ेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि करंट नहीं बढ़ेगा, बट जो आप प्रोपोर्शनैलिटी बोल रहे हो ना कि डबल करें तो डबल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, बढ़ेगा, बट किस रेट से बढ़ेगा वो उस पर्टिकुलर डिवाइस का रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। तभी तो अपन R लगाते हैं ना, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, का मतलब क्या है
वो आर डिसाइड करेगा कि कितने फैक्टर से करंट को बढ़ाना है। सुन रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी कांस्टेंट का मतलब ही ये होता है कि वो फैक्टर बताता है आपको। ये तो तय है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट कितने अमाउंट से बढ़ेगा वो कौन डिसाइड करेगा? उसका रेजिस्टेंस। तभी तो R मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और क्या हर वायर का रेजिस्टेंस सेम होता है क्या? हर वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए आपको यहां पे पहले उस इलेक्ट्रिक हीटर का क्या निकालना पड़ेगा? रेजिस्टेंस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो जो पहले दो डेटा गिवन है, क्या इससे रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है क्या? कैसे निकाल सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर करके निकाल सकते हैं ना भाई। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 60/4, यानी कि 15 ओम। 15 ओम रेजिस्टेंस है उस इलेक्ट्रिक हीटर का। अब 15 ओम के हिसाब से वो कितना करंट ड्रॉ करेगा अपन यहां से निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू V/R, कितना हो जाएगा ये? 120, और रेजिस्टेंस कितना आया? 15। 8 एम्पियर ही आ रहा है क्या? डबल ही हो गया तो एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, इस वाले में हो गया, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर है ये? तो पहले आपको क्या करना है, सीधा ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करना, ऐसा डबल कर देंगे तो डबल हो जाएगा, नहीं, ऐसा यहां पर हो गया लकीली, हर बार ऐसा नहीं होगा। एम आई क्लियर? तो आपको पहले क्या करना है, उस V और I को यूज करके R निकालना है, और फिर उस R और नए वाले V की हेल्प से I निकालना है। एम आई क्लियर? फॉर्मूला दोनों बार ओम्स लॉ ही लग रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, दोनों बार हम करंट ही निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो उसी के बाद वाला क्वेश्चन देखो 11.5। Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Use table 11.2. Predict the material of the wire. देखो पीछे एक टेबल दी हुई है, जस्ट इसके पीछे वाले पेज में, ये वाली, उसमें ना अलग अलग मटेरियल की क्या लिखी हुई है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, या उसका एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अपन ये पढ़ते थे ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। रेजिस्टेंस किसी भी वायर का किस पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पे और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और ये दोनों को कंबाइन करके अपन ने फॉर्मूला निकाला था R इज इक्वल टू रो L बाई A, जहां पे रो था हमारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि आपको उस वायर का रेजिस्टेंस दिया है, कितना है रेजिस्टेंस? 26, लेंथ दिया है और डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से अपन एरिया निकाल लेंगे और रो निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाय एल, ये होगा फॉर्मूला रो का। अरे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रो क्या होगा? आर इंटू ए बाय एल। यहां पे आपको आर भी गिवन है, एल भी गिवन है, और ए निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए सर्कल होता है, किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एक सर्कल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर करके अपन एरिया निकाल लेंगे, डायमीटर दिया है ना, डायमीटर से रेजिस्टेंस रेडियस निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर करके एरिया निकाल लेंगे तो आपका रेजिस्टिविटी आ जाएगा। अब वो वैल्यू देखना कि पीछे किसके साथ मैच कर रही है, कितनी आई है वैल्यू देखो एक बार, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 आई ना। अब पीछे देखो किसकी वैल्यू कितनी आ रही है टेबल में, 1.84 किसकी वैल्यू है? मैंगनीज की। मैग्नीशियम नहीं है वो, है ना, क्या है? मैंगनीज। तो द मटेरियल इज मैंगनीज, देखो पीछे लिखा है ना भाई, मटेरियल इज मैंगनीज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What will be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? देखो क्या किया हमने, पहले एक वायर लिया, रेजिस्टेंस कितना, उसका रेजिस्टेंस दिया है ना, कितना है? 4 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसकी लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? A, यही होगा। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A, और ये वैल्यू दी हुई है 4। करेक्ट, यहां तक समझ में आया? अब क्या बोल रहा है सेकंड केस देखो, अगर आपने सेम मटेरियल का एक और वायर लिया, बट उसकी लेंथ कितनी है? L बाई 2, और एरिया कितना है? 2A, डबल कर दिया आपने एरिया, आपको रेजिस्टेंस पूछा है, तो आप सेम फॉर्मूला फिर से यूज करोगे, R डैश नाम दे देना इसको, क्या नाम दे देना? R डैश, या R1 भी चलेगा, इज इक्वल्स टू, रो तो रो ही रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है,
एल की जगह क्या आ जाएगा, एल बाय 2, और ए की जगह क्या आ जाएगा, 2a। समझे? अब बताओ, रो एल अपॉन ए क्या है, 4, तो आर डैश कितना हो गया, 4/4, यानी कि 1 ओम। आपने देखा, लेंथ को हाफ करने पर, एरिया को डबल करने पर रेजिस्टेंस 4 ओम से कम होकर के 1 ओम हो गया। ये हुआ लेंथ और एरिया का इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया से चेंज नहीं होती है, रेजिस्टिविटी मटेरियल की होती है। कॉपर अगर एक मटेरियल है, तो आप कॉपर के कितने भी बड़े बड़े, कितने भी छोटे छोटे, कितने भी मोटे मोटे, कितने भी पतले पतले वायर काट लो, हर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, क्योंकि सब कॉपर के ही है, पर सबके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। एम आई क्लियर? और आपने देखा अभी कैसे डिपेंड किया, पहले उसी वायर का, उसी मटेरियल का लेंथ एल और एरिया ए लिया था हमने, उसी सेम मटेरियल का हमने लेंथ आधा करके एरिया डबल ले लिया, तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस पहले से 4 टाइम्स कम हो गया। आया ना, R/4, ये पूरा क्या होगा आपका, R/4 है ये, तो ये आपका कितना आया, 1 ओम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है ना, हम करेंगे उसको भी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो एक क्लास और लेकर के इसके बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और एक क्लास में PYQs करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलो थैंक यू।